नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के जितने भी शासक रहे हैं, एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी हम करेंगे। गुप्त काल से संबंधित सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे इस टॉपिक में बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला है, उसके द्वारा हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल लगभग 319 से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक उत्कर्ष, वैज्ञानिक उन्नति और साहित्यिक रचनात्मकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता आई थी, उसे गुप्त सम्राटों ने दूर कर फिर से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है, मौर्य काल में केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, तो वही केंद्रीयकृत व्यवस्था फिर दोबारा यहाँ देखने को मिली है। मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में बहुत सारे राजवंश आए हैं, उसमें सबको टुकड़ों में बिखरे हुए देखा है हमने। एक धागे में बंधे हुए या तो गुप्त काल में देखते हैं या फिर हम मौर्य काल में कहते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 240 से 280 ईस्वी ने की है। इसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 335 ईस्वी ने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्हें मगध, प्रयाग और साकेत को जीतकर गुप्त साम्राज्य की नींव और ज्यादा मजबूत की है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिच्छवियों की राजनीतिक शक्ति को साथ जोड़ा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। साथियों, राज्य विस्तार के लिए पहले बहुविवाह प्रथा राजाओं में होती थी। राजा कई शादियां करके बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार करते थे। प्रमुख गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त। सबसे पहले हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन इसको कहा जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित इसका मुख्य स्रोत है, जहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, तो इसलिए गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा था। उसने दक्षिण और उत्तर भारत में अनेक राजाओं को पराजित कर अधीनता स्वीकार कराई। उनकी विजय यात्रा ने भारत में राजनीतिक एकता की नींव रखी। खुद को कविराज इन्होंने कहा है। वीणा वादक हैं ये, वीणा बजाने का इन्हें बहुत शौक था। कहलवाना पसंद ये करते हैं। विजयों का वर्गीकरण। विजयों के वर्गीकरण में इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार आर्यव्रत के राजा पराजित कर राज्य अपने में मिला लिए इन्होंने। दक्षिण में राजाओं को पराजित कर लेकिन राज्य वापस कर दिए वहां पर, लेकिन वह राजा इनके अधीन कार्य करते रहे। सीमावर्ती राजा और गणराज्य मित्र बनाए गए। उदाहरण नेपाल और लिच्छवी, ये इन्होंने मित्र बनाए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी समुद्रगुप्त का पुत्र, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्राट। इसने शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत, मालवा, सौराष्ट्र पर अधिकार किया। उज्जैन को द्वितीय राजधानी इन्होंने बनाया और विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के काल में भारत आए। उसने समाज, धर्म और न्यायिक प्रणाली का अपने लेखों में वर्णन किया है। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पुष्यमित्र नामक विद्रोही और हुर्णों का इन्होंने सामना किया है। महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि उनके उत्तराधिकारी रहे हैं। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त 455-467 ईस्वी, हुर्णों के आक्रमण को इन्होंने रोका है। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
प्रशासन में सशक्त लेकिन संघर्षों ने गुप्त साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। आगे आगे चल के गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता रहा है। गुप्त प्रणाली राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, लेकिन वह धर्मशास्त्र और परंपराओं में बंधा रहता था। प्रशासन को राज्य, मुक्ति, विभाग, ग्राम आदि में बांटा गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौर्य वंश के, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पद जैसे कुमारामात्य राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, उपरिक प्रांतीय प्रमुख होता था, ग्रामिक ग्राम प्रमुख होता था, और महादंड नायक न्याय प्रमुख होता था। गुप्तकालीन समाज यह वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर यहाँ होती जा रही थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है यहाँ पर, और लेकिन उच्च वर्ग की स्थितियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। यहाँ पर यह एक तरह से वैदिक काल की तरह यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी। सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुप्रथाएं यहाँ पर शुरू हो गई। धर्म गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, विशेषकर वैष्णव धर्म का। ब्राह्मणों को भूमि दान देना आम था। बौद्ध और जैन धर्म भी सहिष्णुता के साथ पनपते रहे, लेकिन धीमी गति से ये यहाँ पर पनपते रहे। फाहियान का विवरण। भारत में बौद्धों की संख्या कम, लेकिन ब्राह्मण धर्म का बोलबाला यहाँ बहुत ज्यादा था। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। प्रमुख साहित्यकार और कृतियां जैसे कालिदास, विशाखदत्त, भास, शूद्रक और भारवी ये प्रमुख कवि रहे हैं। इनके द्वारा लिखित ये इनके ग्रंथ हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। एक एक करके सबको नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। विज्ञान और गणित में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आर्यभट्टम इन्होंने पाई का सटीक मान निकाला। पृथ्वी के घूमने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा है कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, जबकि इनके पहले सौर मंडल का केंद्र बिंदु पृथ्वी को माना जाता था। इसी तरह ब्राह्मीर ग्रंथ इन्होंने व्रत संहिता लिखा है, जिसमें खगोल शास्त्र का इन्होंने योगदान बताया है। गणित, दशमलव प्रणाली, शून्य का प्रयोग, बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि का यहाँ पर विकास बताया है। इसीलिए इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खगोलविद, गणितज्ञ, कवि, बहुत सारे चीजें यहाँ पर हुई हैं। मूर्ति कला, सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा, चित्रकला, अजंता की गुफाएं, वास्तुकला, मंदिर निर्माण की शुरुआत, ये सारी चीजें इस काल में हुई हैं। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित समाज है। यहाँ व्यापार और वाणिज्य उन्नत है। सोने की मुद्राएं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, पतन के क्या कारण हैं, इसके बारे में भी एक नजर डालते हैं। होड़ों का आक्रमण, उत्तराधिकार संघर्ष परिवार में ही चलते रहे। उत्तराधिकार के चक्कर में परिवार में फूट पड़ गई, जिससे इस वंश का पतन हुआ। सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई। सामंत मतलब यह है जो इनके अधीन राजा कार्य कर रहे थे, अब उनकी शक्ति बढ़ने लगी और इनकी शक्ति घटने लगी। प्रशासनिक कमजोरी, 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया और पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। गुप्तोत्तर प्रभाव, यानी कि गुप्त के बाद के जो अंतिम चरण है उसके क्या प्रभाव रहे हैं। संस्कृत भाषा व साहित्य का आधार बना। गणित, खगोल शास्त्र की परंपरा आगे बढ़ी। भारतीय संस्कृति की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी और स्वर्ण युग की संज्ञा से इसे इसीलिए सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं इसी क्रम में। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न हमारे सामने है। एक एक करके सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और श्री गुप्त एक सामंत थे
और सामंत के होने के कारण इनको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। इसलिए अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात आती है तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, व्याख्या के द्वारा आप सामान्य जानकारी थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं केवल प्रश्न और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का आंसर ही देता चलूंगा। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में इसकी विजयों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? इसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? इसने 16 भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख मुद्रा थी, तो गुप्त काल की जो मुद्रा थी वह स्वर्ण मुद्रा थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में मानी जाती है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के किस विद्वान ने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन सी हमारा सही है। आर्यभट्ट के द्वारा यह रचित है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा यह उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मुद्राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त इसके लेखक हैं, मुद्राक्षस के। गुप्त काल की किस विशेषता के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है? सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन थे? ये भारवी हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। यह काव्य महाभारत के अर्जुन और भगवान शिव की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रशासन में कुमारमात्य कौन होता था? यह राजा का मंत्री होता था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे अधिक प्रचलित थी? ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा प्रचलित थी। आगे चलते हैं। व्रत संहिता ग्रंथ किसने लिखा है? बराहमिहिर द्वारा व्रत संहिता लिखा है। इसमें खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक्ति को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने शक शक्ति को, शकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में उपरिक कौन होता था? गुप्त काल में उपरिक प्रांतों का शासक कहलाता था। अगला प्रश्न,
गुप्त काल में किस धातु के सिक्के का चलन सबसे अधिक था? गुप्त काल में सोने के सिक्के का चलन सबसे ज्यादा माना गया है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त शासन में महादंड नायक का क्या कार्य होता था? महादंड नायक न्याय की व्यवस्था करता था। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त के शासन काल में किस आक्रमणकारी जाति से संघर्ष हुआ है? तो यह संघर्ष हुआ है हूणों से। अगला प्रश्न, नवरत्नों की परंपरा गुप्त काल के किस शासक से जुड़ी है? नवरत्नों की परंपरा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों की परंपरा मानी जाती है, जिसमें कालिदास, ब्राह्मीर आदि कवि थे, इसलिए यहाँ नवरत्नों की संज्ञा दी गई है। गुप्तकालीन समाज की एक विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन समाज की एक विशेषता वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर कठोरता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। गुप्त शासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? गुप्त शासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होती थी। गांव सबसे छोटी इकाई माना गया है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भूमि दान की परंपरा किससे संबंधित थी? यह परंपरा धार्मिक संस्थानों से अनुष्ठान से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। मृच्छकटिकम नाटक किसने लिखा था? यह शूद्रक ने लिखा था। जल्दी जल्दी करके एक एक चीजों को थोड़ा सा करते हैं। सामंतवाद की शुरुआत गुप्त काल से मानी गई है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा किस लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा उस समय की राजभाषा मानी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस सम्राट ने किया? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब यह होता था, राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था, जितने क्षेत्र में वह घूम के आता था वह क्षेत्र राजा द्वारा विजित मान लिया जाता था, और यदि उस घोड़े को कोई दूसरा राजा पकड़ लेता था तो युद्ध होना संभव माना जाता था। अगला प्रश्न नंबर 36, शून्य की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला गुप्तकालीन गणितज्ञ ये हैं आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टम में इसका उल्लेख किया है। गुप्त काल के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? हूणों के बार बार आक्रमण। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या थी? शिखर युक्त पत्थर के मंदिर ये होते थे। अगला प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने विक्रम संवत का आरंभ किया? तो ये गुप्त संवत का संबंध ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी, विक्रम संवत शकोपर विजय के बाद विक्रमादित्य द्वारा मनाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जुड़ा, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से मिथक है। गुप्त संवत का आरंभ चंद्रगुप्त प्रथम से जोड़ा जाता है 319 और 20 ईस्वी के आसपास से। आगे चलते हैं। अजंता गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन गुफाओं का क्या महत्व है? तो इसके बारे में सामान्य जानकारी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं बौद्ध भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में किस धातु की मूर्ति कला प्रसिद्ध थी? तो गुप्त काल में कांस्य की धातु सबसे प्रसिद्ध थी। आगे चलते हैं। गुप्त प्रशासन में भुक्ति क्या थी? यह प्रांतीय इकाई मानी जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट का प्रमुख योगदान क्या था? गणित एवं खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट का प्रमुख योगदान माना जाता है। किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पहली बार हराया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को सबसे पहले हराया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त शासन में ग्रामिक कौन होता था? गुप्त शासन में ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन उज्जैन का महत्व क्या था? गुप्तकालीन उज्जैन का महत्व द्वितीय राजधानी से इसको माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के किस लेखक ने स्वपनवासवदता नाटक लिखा है? यह भास द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। भास गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटककार थे और स्वपनवासवदता उनकी प्रसिद्ध रचना है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में अंतःपुरापाध्याय का क्या कार्य होता था? तो इस व्यवस्था में इनका कार्य नारी प्रशासन होता था। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की सबसे पुरानी मिसाल कौन सी है? तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर सबसे पुरानी मिसाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शासक के समय गुप्त साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? तो सबसे अधिक विस्तृत हुई हैं समुद्रगुप्त के समय, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े थे सारे जीते थे, सबके सब विजय किए थे। इस समय सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। गुप्त काल में अष्टाध्यायी का अध्ययन किस विषय से किया जाता है? तो अष्टाध्यायी का अध्ययन व्याकरण से किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं। आर्यभट्टम में पृथ्वी के संबंध में कौन सी नई अवधारणा दी गई है? तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आर्यभट्टम में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन न्याय प्रणाली में किस आधार पर निर्णय लिए जाते थे? तो गुप्तकालीन प्रणाली में सारे धर्मशास्त्र, लोक मान्यताएं और राजा की इच्छा तीनों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन ग्रंथ चिकित्सा से संबंधित? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा शिक्षा में प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण भारतीय राजाओं को क्या किया गया है? तो दक्षिण भारतीय राजाओं को, ऑप्शन हमारा सी सही है, अधीनता स्वीकार कराई गई है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धर्म के अनुयायियों को सबसे अधिक भूमि दान मिला है? तो सबसे अधिक भूमि दान ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक माने गए हैं। चरक ही माने गए हैं। वाघ भट्ट ने अष्टांग हृदय जैसे प्रमुख चिकित्सा पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन चरक को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। वाघ भट्ट भी हैं, लेकिन चरक सबसे प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। गुप्त शासकों के सिक्कों में किस देवता का चित्र प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो चित्र प्रमुख रूप से पाए जाते हैं वो लक्ष्मी के पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। गुप्त काल के दौरान किस विदेशी धर्म का प्रचार भारत में सीमित हो गया था? तो सबसे सीमित जो धर्म प्रचार हुआ वो बौद्ध धर्म का हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार सीमित हो गया क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। हरिसेन किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के साहित्य का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ है? तो सबसे ज्यादा विकास नाटकीय एवं काव्यात्मक का हुआ है। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी की छाया से सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने सूर्य चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। छाया के सिद्धांत पर यह आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली का क्या स्थान था? तो गुरुकुल प्रणाली का स्थान,
ऑप्शन सी हमारा सही है, मुख्य शिक्षा प्रणाली से इसको माना जाता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर वेद, व्याकरण, गणित आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। बिल्कुल वैदिक सभ्यता का यहाँ पर एक तरह से नकल की गई है। गुप्त काल में अर्थ धन की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो अर्थ धन की अवधारणा उपयुक्त सभी पर आधारित थी। व्यापार, कृषि, कर तीनों पर यह थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट के समय में हूणों का पहला संगठित आक्रमण हुआ। तो यह पहला संगठित आक्रमण कुमार गुप्त के समय में माना जाता है, जब हूणों ने संगठित होकर आक्रमण किया है। देवताओं का राजा नामक सिक्का किस गुप्त सम्राट द्वारा जारी किया गया है? तो यह हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल की धार्मिक नीति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो यह हमारा ऑप्शन पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के द्वारा इसको परिभाषित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त शासन काल में किस धातु के खंभे को वैज्ञानिक दृष्टि से चमत्कारी माना गया है? तो यह लौह स्तंभ जो उस समय का बना हुआ है, इसको चमत्कारिक माना गया है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ जंग न लगने के कारण धातु कर्म का अद्भुत उदाहरण है। यह इसी काल का माना जाता है। कुमार संभव किस रचनाकार की रचना है? कुमार संभव कालिदास की रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में करों की वसूली किसके माध्यम से होती थी? गुप्त काल में करों की वसूली राज्य के अधिकारी द्वारा की जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नाटक शब्द किसकी देन है जो गुप्त काल में पूरी रूप से विकसित हुआ? तो यह भरत मुनि की देन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में भक्ति आंदोलन की कौन सी प्रवृत्ति आरंभ हुई? शैव और वैष्णव परंपरा की हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस गुप्तकालीन संरचना में पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ है? तो पहली बार शिखर का प्रयोग देवगढ़ विष्णु मंदिर में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ, गुप्त काल की कौन सी विशेषता थी जो व्यापार को बढ़ावा देती थी? आंतरिक शांति व सड़कें, यह व्यवस्था बढ़ावा देती थी व्यापार को। गुप्त शासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्री परिषद को उस समय पर कुमार मात्य मंडल कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहारा कहा जाता था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली क्या थी? गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली नागर शैली कही जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में विशाख दत्त किस विद्या से संबंधित थे? यह नाटक से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गुप्त शासन काल में प्रयुक्त दंड नीति किस पर आधारित थी? यह मनु स्मृति पर आधारित थी। मैंने आपको बताया था वैदिक काल की परंपरा के अनुसार ही यह एक तरह से व्यवस्था चल रही थी, इसलिए इस काल में बौद्ध धर्म का आगे चल के पतन हुआ है। गुप्तकालीन नगर व्यवस्था में नागरक का क्या कार्य था? तो नागरक का जो कार्य होता था वह कार्य, ऑप्शन हमारा बी सही है, नगर का प्रशासक यह कहलाता था। इसी के साथ आज की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक हमारा किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।